हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवध के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये मुगल एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। फिर हम देखेंगे इसमें डिफरेंट रूलर्स कौन होंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे डिक्लाइन फेज में जाएगा उसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अवध, देखो अगर मैं बात करूं अवध की तो अवध एक मुगल एम्पायर का पार्ट होता था। ठीक है, अब पहले हम एक काम करते हैं, इसके जो भी रूलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके फाउंडर की, दैट इज नोन एज सादत खान। सादत खान ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है, इन्हीं को हम सादत अली खान भी बोल देते हैं या सादत खान भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास में दैट इज सफदरजंग। सफदरजंग, ठीक है। नेक्स्ट रूलर है दैट इज नोन एज सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। और लास्ट है हमारे पास में दैट इज नोन एज बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, ये 5 नाम जब भी अवध का नाम आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए, ये 5 नाम। ठीक है, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं और समझते हैं आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सादत खान की। सादत खान, इनको बोला जाता है फाउंडर। किसका? अवध एम्पायर का। जो अवध एम्पायर हुआ, जो मुगल एम्पायर से अलग होगा, उनके फाउंडर बोला जाता है सादत खान को। अब कैसे? देखो सादत खान एक्चुअल में ये कोर्ट में बैठते थे। किनके कोर्ट में? मुगल एम्पायर के, क्योंकि सेंटर पावर कौन है? मुगल एम्पायर है, मुगल है। और वहां पे उनके कोर्ट में सादत खान भी एक मनसबदार की तरीके से वहां पे बैठते थे। अब क्योंकि सादत खान एक ईरानी पर्सन है, ईरानी मुस्लिम है, ठीक है, वैसे ही इनके कोर्ट में निजाम भी बैठते थे। जहां पे हमने देखा असफ जहा, वो भी वही बैठते। वो कौन है? वो भी तुरानी है एक तरीके से, वो तुरानी है। अगर यदि मैं बात करूं यहां पे जो बंगाल इनके बगल में है, वो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, वो भी इनके कोर्ट में बैठते हैं। वो कौन है? वो एक्चुअल में हिंदुस्तानी मुस्लिम है, हिंदुस्तानी मुस्लिम। ठीक है, अब ये सारे के सारे एक कोर्ट में बैठे हैं। अब इन सभी के एक दूसरे के साथ में जो थॉट्स हैं वो किसी से नहीं मिलते। ये आपस में एक दूसरे के साथ में जेलस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है मनसबदारी, मनसबदार बनाना। ये जो सादत खान है, ये एक्चुअल में लोअर लेवल का, ये छोटा मनसबदार है, छोटा मनसब है। और जब छोटा मनसबदार है तो ऑब्वियस है कि इसके बगल में जो बैठे है तो ये बराबर में ही बैठते, बराबर में साथ के लोग हैं, लेकिन क्योंकि इसको छोटा मनसबदार बनाया है तो ये इनसे जेलस फील करेगा। और जब जेलस फील करेगा तो ये एक दूसरे को काटने की सोचेंगे कि भाई ये मेरे से ऊपर कैसे चला गया। ठीक है, इस तरीके का कोलिजन हमें इनके कोर्ट में देखने को मिलता है। जब तक थोड़ा बहुत कोई रूलर स्ट्रांग होगा तब तक तो ऐसा रहेगा ना कि वो सबको दबा के रखेगा, सबको अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन जब रूलर वीक आ जाएगा, जैसे यहां आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये रंगीला भाई साहब खुद ही रंगीला है, रंगीले मिजाज के। तो अब होगा क्या? इनके टाइम पे मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि रूलर वीक हो चुका है, रूलर अपनी एक अलग ही थॉट प्रोसेस में, अलग ही दुनिया में है। तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है कि यहां क्या चल रहा है, और यहां से ये धीरे धीरे टूटना शुरू होंगे। ऐसे ही यहां पे सादत खान को बोला 1722 कि आपको मनसबदार बनाया जाता है, और वो मनसबदार बनाया जाता है कहां का? अवध का। ठीक है, अवध का बना दिया। अब इसी टाइम में इसने कुछ पैसे दिए रंगीला को, क्योंकि ये तो सेंटर में बैठा है और
रंगीला, क्योंकि इसको तो चाहिए पैसा, क्योंकि ये शौकीन अलग चीजों का है। तो इसने जब इसको पैसे दिए कि भाई आप एक काम कीजिए, मेरे को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, मैं आपको पैसे सेंड करता हूं, आप मुझे एज ए इंडिपेंडेंट ये जो सूबा है ये मुझे अलग से दे दो, ठीक है, ताकि मैं वहां पे अपना सेपरेट रूल कर पाऊं, मेरी इनके साथ में बनती नहीं है, आप मुझे अलग बना दो, मैं वहां से आपको कलेक्शन अच्छा दूंगा, अच्छे पैसे दूंगा आपको। तो इस बेसिस पे रंगीला इसको अवध का इंडिपेंडेंट मनसबदार बना देता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसने अपने रूल को बहुत अच्छे से चलाया, इसने यहां पे इजारा सिस्टम चला दिया। अब इजारा सिस्टम में तो बहुत सारा करप्शन भी बहुत होता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो लोकल बैंकर्स है, लोकल बैंकर्स, उनकी हेल्प लेके, उनकी हेल्प से इसने यहां पे काम किया, ताकि जो लोकल चीफ है उनको वहां से खत्म किया जा सके, ताकि सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले सके, ठीक है। तो इस तरीके का काम सादत खान वहां पे करता है, जिससे बहुत सारा टैक्स कलेक्शन करता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे रिसोर्स से कलेक्ट करना शुरू करता है। अब धीरे धीरे ये अपने रूल को कंटिन्यू करता है, लेकिन होता क्या है, 1739 जब आता है, क्योंकि बगल में मराठाज है वो भी उभरने लग रहे हैं, वो भी अपने पीक पॉइंट पे चल रहे हैं। अब इसी टाइम में जो सेंटर में बैठा है बंदा, सेंटर में कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, अब वो वीक है। और साथ में अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इधर पंजाब वाला जो फ्रंट है वो वैक्यूम है, यहां पे तो कोई है ही नहीं। तो ये जो गेट है, ये वाला जो गेट है इधर से, वो खुला है, इधर से कोई भी आ सकता है। तो यहां से फौरन अटैक होता है, फौरन इन्वेजन होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और वो कौन होता है, नादिर शाह का, नादिर शाह, क्योंकि उसको फ्रंट मिला हुआ है, ओपन गेट है उसके लिए, पंजाब वाले रीजन से उसके लिए ओपन गेट है, ताकि वो कभी भी आके अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसे कोई रोकने वाला, इसको रजिस्ट करने वाला ऊपर कोई है ही नहीं। और सेंटर में जो बैठा है वो बंदा, वो वीक है, वो दूसरी दुनिया में डूबा हुआ है, ठीक है, पॉइंट क्लियर यहां तक। तो नादिर शाह का अटैक होता है इंडिया पे। अब यहां पे दो स्टोरीज है जिनको बोला जाता है, अलग अलग बोला जाता है। हम यहां पे समझते हैं नादिर शाह के इन्वेजन में एक स्टोरी ये कनेक्ट इनसे की जाती है कि नादिर शाह को ये बोला गया था, या ऐसा बोला गया कि अवध में बहुत सारा पैसा है, आप अवध पे जाइए, अटैक कीजिए, क्योंकि वहां की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, तो वहां पे जितना ज्यादा रिसोर्स है उतना कहीं नहीं है। तो नादिर शाह ऐसा करता है, सीधा अवध पे अटैक करने के लिए जाता है। वो कहता है कि चलो अवध को लूटते हैं, हमें वहां से रिसोर्स कलेक्ट करने और लेके आना है, ठीक है। जब ये यहां गया तो यहां जाके इसने जब देखा तो यहां तो कुछ था ही नहीं, इतने रिसोर्स ही नहीं है, क्योंकि नादिर शाह सुन के आया था कि इंडिया में इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा है, बहुत ज्यादा। तो इसी बेसिस पे ये कहता है कि यहां तो कुछ ही नहीं है। तो ये जैसे सादत खान से मिला तो सादत खान ने बताया, भाई आप कौन, बताया नादिर शाह, भाई मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, मुझे यहाँ से पैसा चाहिए, लाओ निकाल के लाओ जल्दी जल्दी खजाना। अब सादत खान कहता है कि भाई आप गरीब की झोली में आप कुछ सोना चांदी ढूंढने आए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप यहाँ से चले जाइए। तो बोला नहीं, मैं इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ, अवध में पैसा है तो मुझे वो पैसा दीजिए। अब वो कहाँ से दे, तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ पैसा कहाँ है। तो सादत खान बताता है कि जो भी पैसा है वो सारे का सारा दिल्ली में रखा है, आप सेंटर में जाइए, आप दिल्ली पे अटैक करो, वहां से आपको पैसा मिलेगा और बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां पे रजिस्ट करने वाला जो रूलर है वो इतना वीक है, वो आपको रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको टैक्स के रूप में सेंटर में देना पड़ता था, ठीक है। तो इसने दिल्ली का रास्ता बताया उसको। अब वही बात है ना कि यार कोई बंदा बाहर से चल के आ रहा है और उसको बोला कि आप डाइवर्ट हो जाओ, अब वो कैसे ट्रस्ट कर ले। तो उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप कह रहे हो कि दिल्ली में पैसा है, भाई मैं सुन के आया था अवध में पैसे है, आप कह रहे हो दिल्ली में पैसे है, मैं कैसे जाऊं। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, आप यहां से वापस जाइए, दिल्ली पे अटैक करो, ठीक है। अगर वहां पैसा ना मिले आपको, वहां पे पैसा नहीं मिले, तो एक काम करना, वापस आना और मुझे मार देना, बस ये तो कर सकते हो आप एक बार ट्राई करके देखिए, दिल्ली में जाइए, आप सेंटर पे अटैक करो, वहां से लूटपाट करो, नहीं मिले तो फिर आ जाना, मेरे को मार देना, मैं यही मिलूंगा आपको।
ठीक है। इसी के साथ वो अवध से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, ठीक है। कौन? नादिर शाह। अब दिल्ली की तरफ जब जाते हैं तो उसने वहां पे खूब लूटपाट की, खूब लूटा वहां से। वहां पे पीकॉक थ्रोन जो था उसको भी लूटा, कोहिनूर का जो हीरा उसमें लगा हुआ था उसको देख के वो बहुत खुश होता है। वहां पे इतने सारे पैसे, इतना गोल्ड उसको वहां से मिलता है, इतना सारा पैसा वहां से उसको मिलता है कि जो वो सुन के आया था एक्चुअल में वो सारी डिमांड उसकी वहां से पूरी होती है। बहुत सारा पैसा वहां से चोरी किया उसने। अब नादिर शाह ने कहा कि यार देखो, ये जो पैसा है मुझे बताने वाला एक्चुअल में सादत खान है, तो मुझे इसका रिवॉर्ड सादत खान को देना चाहिए भाई, क्योंकि वो तो अभी छोटा बच्चा है एक तरीके से, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्स ही नहीं है, उसका एम्पायर में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो मुझे उसकी हेल्प के रूप में उसको देना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, मैं उसकी थोड़ी हेल्प करता हूँ, उसको पैसे दे के आता हूँ। तो ये वापस से लूट के कुछ पैसा अवध ये दे के आने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये पैसा अवध वाले की हेल्प करनी चाहिए, सादत खान की हेल्प करने के लिए दे के आता हूँ। अब अवध में सादत खान ने जब ये देखा कि यार नादिर शाह तो वापस से घूम के आ रहा है, तो क्या उसके दिमाग में आएगा? उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि यार ये वापस आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था अगर यदि तेरे को पैसा ना मिले तो एक काम करना, मुझे मार देना। तो शायद इसको पैसा नहीं मिला, ये मुझे मारने आ रहा है, ठीक है। तो जब ये बात इसको लगी कि वो मुझे मारने आ रहा है, तो इसने कहा कि मैं नादिर शाह से मरूं, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाता हूं। तो ये अपने आप में सुसाइड कर लेता है, खुद ही मर जाता है, ठीक है। एक कहानी तो इनसे रिलेटेड ये बताई जाती है। दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि जब नादिर शाह का अटैक होता है, इन्वेजन होता है इंडिया पे, तो उस टाइम में हैदराबाद के निजाम और अवध के रूलर सादत खान दोनों के दोनों जाते हैं कि चलो हमें एक काम करते हैं, हम दोनों हेल्प करते हैं सेंटर में और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब दोनों, देखो बराबर के लोग हैं, बराबर की पावर जब दोनों लेके आ रहे हैं और दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भाई साहब बैठे रंगीला, वो क्या करता है, उसने निजाम को, क्योंकि निजाम उसका क्लोज है, निजाम की हेल्प से वो रूलर बना था, तो उसने निजाम को मीर बख्शी बना दिया। उसने कहा कि आप मनसबदार नहीं, अब आप और ऊपर जाइए, आपको प्रमोट किया जाता है, आपको मीर बख्शी बनाया जाता है। अब ये बात सादत खान को पसंद नहीं आई कि हेल्प मैं भी करने आया, फिर मेरे को इसने मीर बख्शी क्यों नहीं बनाया, मुझे तो वही रखा मनसबदार, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं छोड़ के चला जाता हूं। तो दूसरी पॉइंट ये बोला जाता है कि सादत खान बीच में ही वापस चले जाते हैं नादिर शाह के इन्वेजन में, ठीक है। तो आप जो भी पॉइंट याद रखना चाहो वैसे रख सकते हैं, दोनों स्टोरीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने सुसाइड किया और नादिर शाह इस टाइम में इंडिया में ही है, तो अब पॉइंट क्या आता है कि रूलर किसको बनाया जाए। रूलर था वो तो चला गया, अब किसको रूलर बनाया जाए? तो यहां पे दो नाम आते हैं निकल के। पहला आता है सफदरजंग, सफदरजंग, और दूसरा है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। अब दोनों के दोनों बैठे, दोनों के पास में पावर है कि भाई दोनों रूलर बन सकते हैं। ये सन इन लॉ है, ये सादत खान का सन इन लॉ है। अब क्योंकि ये सन इन लॉ है, इसने देखा कि पावर किस तरीके से लेनी चाहिए, तो इसने नादिर शाह को, क्योंकि लूटपाट करने आया है, ठीक है, सुप्रीम पावर एक्चुअल में अभी फिलहाल के लिए यहां पे अवध में जो सुप्रीम पावर है वो कौन है, किसके हाथ में? नादिर शाह के हाथ में। तो नादिर शाह जिसको रिकॉग्नाइज कर देगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल में ये नहीं है कि वो यहां पे रूल करने आया था, वो तो लूटपाट करने आया था, लूटपाट करके वो लेके जा रहा है पैसा। तो यहां पे सफदरजंग क्या करते हैं, पैसे देते हैं 2 करोड़ रुपए। किसको देते हैं? नादिर शाह को, कि भाई एक काम करो, आप मुझे रूलर अपॉइंट कर दो, आप ये कह दो कि अब से जो अवध की गद्दी है वो कौन चलाएगा, उसकी सीट पे बैठेगा, दैट इज सफदरजंग, ठीक है। तो नादिर शाह यहां पे इनको अपॉइंट करते हैं और इनको एज ए रूलर यहां पे अपॉइंट करके चले जाते हैं। तो फिर सफदरजंग यहाँ पे रूल करना शुरू करते हैं 1739 में, और ये 1754 तक बहुत ही स्मूथली यहाँ पे रूल करेंगे, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से रूल करेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होती इस टाइम में,
मराठास है वो अपना काम कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। उसके बाद 1754 में इनकी डेथ के बाद में यहां पे फिर बनते हैं 54 में, दैट इज सुजाउदौला। नेक्स्ट रूलर होंगे सुजाउदौला, ठीक है। ये कब तक रहेंगे? 75 तक। इस टाइम में होगा क्या, इस टाइम में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, जैसे पानीपत का थर्ड बैटल, बक्सर। अब वो चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज सुजाउदौला। देखो क्या इससे गलती होगी और ये किस तरह से रूल करेगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उनको देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जब ये सुजाउदौला रूलर जब बना है, सुजाउदौला, तो इसके सामने जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज है मराठा। क्यों? क्योंकि मराठास एक्चुअल में अपने आप को एक्सपेंड कर चुके हैं, और वो एक्सपेंशन में ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल में अपने ले रहे हैं कोई चीज, वो बैठे हैं सतारा में ही, वो बैठे हैं वहीं से ही और रूल कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए? सिर्फ टैक्स चाहिए, ठीक है। जो नहीं देते हैं उसकी सर्विस करके चले जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहे हैं। वो टैक्स कलेक्शन में बिजी है, तो वो यहां से चौथ ले रहे हैं, 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट, वो जो भी कलेक्शन है उसका ये मराठास ले रहे हैं। तो इन सब से परेशान है। यहीं से हमारे पास में हमने पीछे देखा कि कैसे पानीपत का थर्ड बैटल अपनी करवट लेता है, किस तरीके से इसके सामने ये जो कंडीशंस हैं जहां पे पानीपत थर्ड बैटल होनी होती है, वो कैसे सब चीजें हुई, क्या कंडीशंस बनी, वो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। और जब हम मराठास पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से देखेंगे इसको। तो पानीपत की जब थर्ड बैटल होती है जहां पे अहमद शाह अब्दली होता है, अहमद शाह अब्दली जब ये अटैक करने आता है तो सादत खान, सॉरी सुजाउदौला ये अहमद शाह अब्दली की हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? इसके सपोर्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर हमने इनकी सपोर्ट की, इसकी सपोर्ट की, तो मराठा जो आ रहे उभर के ये वीक हो जाएंगे, और हमारा मेन टारगेट है मराठास को वीक करना, ठीक है। तो मराठास को वीक करने के चक्कर में इन्होंने अहमद शाह अब्दली की हेल्प की 1761, ठीक है, ठीक है। बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, पॉइंट क्लियर। इसमें इनकी हेल्प की जाती है, किनके द्वारा? अवध के द्वारा। जब ये इनकी हेल्प करते हैं तो पूरी तरीके से मराठा वीक हो चुके हैं, इनके रिसोर्सेज पूरी तरह से डाउन हो गए, पॉइंट क्लियर। अब ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़े हम, तो क्योंकि हम देखते हैं 1764 में, तो 1764 में बैटल होती है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। उसमें क्या होगा? उसमें भी कुछ इसी तरीके का सीन होता है। सुजाउदौला, क्योंकि इनका रिलेशन बंगाल से अच्छा है, बंगाल के जो रिलेशन है अवध के साथ में वो बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो सुजाउदौला के पास में भाग के आता है मीर कासिम कि भाई मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कीजिए। क्यों हेल्प करो? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें यहां से भगाने को लग रही है। मैं रूलर हुआ करता था, लेकिन मेरे को उठा के मेरी जगह पे मीर जाफर को बिठा दिया है, तो मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए, मेरे साथ धोखा हुआ है। किसके पास पहुंचे ये? अवध के रूलर के पास में। वहां कौन बैठा है? सुजाउदौला। और अवध के रूलर के पास ही भाग के कौन आया हुआ है? शाह आलम टू, दिल्ली से शाह आलम टू अवध का रूलर हो गया, शाह आलम टू हो गया, मीर कासिम हो गया। तीनों ने मिलकर कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम वापस से बंगाल पे अटैक करेंगे। तीनों मिलकर अटैक करेंगे और तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पे रूल करना चाहती है, हम उसको उठा के वहां से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। इस तरीके की थॉट प्रोसेस लेके ये बंगाल पे अटैक करने गए और वहां बैटल ऑफ बक्सर होती है और उसमें इनको बहुत बुरी तरीके से मार होती है। ये हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं पीछे, पॉइंट क्लियर है। तो ये जो बैटल है ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट वो भी पूरा खत्म कर दिया इन्होंने,
जो अवध है वो भी बिठा दिया साइड में, फिर उसके बाद में बंगाल पे पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो बैटल हुई यहां से पूरी तरीके से इनका फेज डिक्लाइन फेज आता है। क्यों आता है और कैसे आता है? क्योंकि इसके बाद निकल के आती है इलाहाबाद की ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब आती है? 1765 में। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो क्या ये ट्रीटी है? अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो अवध से रिलेटेड है हम उस पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो कलेक्शन जो हमारे पास ट्रीटी है इसकी बात करते हैं। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या होता है या क्या बोला गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया। देखो, लॉर्ड क्लाइव इस ट्रीटी को हैंडल करने वाले हैं, उनको बोला गया कि जाओ आप अपने तरीके से इसको हैंडल कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सारी सिचुएशन पीछे देख चुके हैं। ठीक है, एक साल बाद ये ट्रीटी हो रही है। 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त को दिल्ली के सुल्तान को बुलाया गया था। किनको? शाह आलम टू को। अब 16 अगस्त को यहां पे बुलाया जा रहा है अवध के जो रूलर है उनको बुलाया जा रहा है, सुजाउद्दौला को, कि आप आ जाओ, अब आपसे ट्रीटी करते हैं। इनको एक ब्लैंक पेज लिया और वो दे दिया, लो इस पे साइन कीजिए। बोले क्या करूँ इस पे साइन? इस पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं। बोला लिख देंगे हम, आप पहले साइन करके दे दो। ठीक है, जो जो कहेंगे हम अपने आप कर लेंगे। अब इस तरह से इनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया जाएगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये पूछा गया कि आप ये बताओ आप आए क्यों? आप अपनी जगह पे बैठे थे, हमें पता ही नहीं था आपकी एक्चुअल पावर क्या है। आप जबरदस्ती इस वॉर में कूदे क्यों? तो यहाँ पे पहली बात तो कि आप जबरदस्ती इस वॉर में कूदे हो तो आप पे फाइन लगाया जाता है 50 लाख का। 50 लाख रुपए आप एज ए फाइन हमें दीजिए। ठीक है, पहले बेचारों की कमर टूटी हुई है, ऊपर से और फाइन का चार्ज इस पे डाल दिया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने इलाहाबाद का जो पूरा पार्ट है वो इन्होंने इलाहाबाद और कड़ा, ये पार्ट इनको बोला कि भाई ये जो पार्ट आपका इसको दीजिए। किसको? शाह आलम टू को। क्योंकि शाह आलम टू यहाँ पे अपना कंट्रोल करेंगे, वो देखेंगे रिवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो तो हमारा ही है। शाह आलम टू को भी ये लगना चाहिए कि मैं मुगल एम्परर हूँ। ठीक है, तो शाह आलम को जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे कि आप ये पार्ट उनको दे दीजिए। ठीक है, आपका पार्ट छोटा हो जाएगा और छोटा कर दिया इनको। साथ में इनका जो चुनार फोर्ट है, चुनार फोर्ट, वो बोले ये हमारा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये सिर्फ हम इसलिए दे रहे हैं, आप जबरदस्ती इस बैटल में आए थे, आपका हक नहीं था कि आप आराम से अपना रूल कर रहे थे, जो कर रहे थे वो करते रहिए। लेकिन आप जबरदस्ती इस वॉर में कूदे हो, आपको जस्ट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट ही है एक तरीके का। बंदे को मार भी दिया और जिंदा भी छोड़ रखा है, सांसें भी चल रही है और वो मरा हुआ भी है, दोनों चीजें साथ है यहां पे। क्योंकि उनसे सारा पार्ट छीन भी लिया गया, पैसे के पैसे ले लिए, एरिया का एरिया भी ले लिया, ऊपर से कह रहे हैं आप ठीक है फाइन है। ये तो कैसा फाइन है भाई? ये फाइन है, ऐसा फाइन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। यहां पे इस तरह से इनको डिक्लाइन में लेके गए और बोला अब साथ में आपके फोर्ट, आपका जो कोर्ट होगा उस कोर्ट में हम एक बंदा बिठाएंगे, हमारा जो बंदा होगा वो आपके कोर्ट में बैठेगा और आपके जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं उन सबको हमारे थ्रू ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको हम सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें इनके साथ में की गई और यहाँ पे अवध को पूरी तरह से ख़त्म किया गया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट रूलर, ये 75 तक तो ये रूल करेंगे। उसके बाद इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिठा चुकी है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि अभी से जो अवध है इसका पूरा कंट्रोल इनके पास नहीं है और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि अवध का जो पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल वो इनके हाथ में आ जाए, सारा रेवेन्यू का कलेक्शन इनके हाथ में है। क्यों? उसके पीछे रीजन है यहां की फर्टाइल लैंड। अब इससे क्या? क्योंकि अवध पे
सॉरी, अवध की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ से रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कलेक्ट होंगे, यहाँ से रिवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनको पूरा अवध मिले, इनको पूरा कंट्रोल यहाँ पे मिले। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो नेक्स्ट रूलर बने वाजिद अली साहब, इनके ऊपर इन्होंने एक तरीके से हम ये कहें कि चार्जेस लगाना शुरू कर दिए कि ये तो अच्छा रूलर नहीं है, इसके तो बस का ही नहीं है, ये काम ही नहीं कर सकता है कुछ, ये खाली है, या बस हमने नाम का बिठा रखा है इसको, इस तरीके का ये इस पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इसके बस का नहीं है रूल करना, आप जबरदस्ती रूल कर रहे हो, जाए और पिंच करे, जाए और पिंच करे। ठीक है, अब ये बंदा कितने दिन तक सहन करे इस चीज को, लेकिन ये खुद नवाब है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम किया जाए या कुछ इस तरीके का काम करे जिससे जो लोग हैं इससे जुड़े या इसके साथ में मिलकर काम करे। ये खुद नवाब है, इसके शौक इतने नवाबी है कि ये एक्चुअल में खुद से जूते भी नहीं पहन सकता, शूज है वो खुद नहीं पहनता है, इसके जो नौकर है वो इसको आके शूज पहना रहे हैं। इस तरीके का नवाब है ये, इस तरीके के शौक रखता है। अगर इसको बोल दिया कि आप खुद से जूते पहन लो, नहीं, मेरे नौकर आएंगे वो जूते पहनाएंगे, ये इस तरीके का ख्वाब रखता है, इस तरीके के काम करता है, जबकि इसको पता है कि इसे क्या करना चाहिए एज ए रूलर, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है। इसी वजह से इसने क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर अटैक करती है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक इमाम बाड़ा करके एक भूल भुलैया इसने बनाया था, जहां से बैठ के ये सब चीजें देख लेता था कि कौन आ रहा है, कौन इस पे अटैक करने वाला है। तो इमाम बाड़ा इसने जब बनाया तो यहाँ पे ये बैठ के सब चीजें देख रहे हैं। इसने देखा कि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करने आ रही है, ब्रिटिशर्स अटैक करने आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे, क्योंकि जितने भी इसके जो दास लोग थे, जो भी इसके मर्चेंट्स हैं, वो सारे भाग जाते हैं। ये जूता नहीं पहन पाता है, खुद से जूते नहीं पहनते हैं, बैठा रहता है ऐसे ही नंगे पैर कि हाँ मुझे कोई आएगा पहनाने तब मैं पहन के भागूंगा। नहीं भाग रहे, आते ब्रिटिशर्स आते, इसको पकड़ते, लेके चले जाते पकड़ के। उसके बाद इसको कि भाई आप इतने बड़े नवाबी हो, नवाबी शौक रखते हो, तो चलो एक काम करते हैं, आपके नवाबी शौक को पूरा उतार ही देते एक तरीके से। तो इसको बोला जाता है कि एक ऐसी जेल में डाल दिया जहाँ पे कुत्ते थे, कुत्तों के साथ में इसको छोड़ दिया। अब कुत्तों के साथ छोड़ोगे तो ऑब्वियस है यार, जो बंदा शाही खाना खा रहा है और उसको कुत्तों के साथ में खाना मिल जाए, बिस्किट खाने को मिले, कैसे गुजारा होगा। इसकी इज्जत की बात थी, तो ये यहाँ से होगा क्या, हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। ठीक है, लास्ट में बेगम हजरत महल जब 1857 का जो रिवोल्ट होगा, उसमें ये एज ए रूलर अवध से निकल के आएंगी कि मैं अब इस मोर्चे को संभालूंगी, और 1857 की क्रांति में ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी, जहां से बाद में इसको यहाँ से भगा दिया गया और ये भागते भागते नेपाल चली जाती है, लास्ट में वहीं पे मर जाती है। इस तरीके की कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 1857 में। ठीक है, 1857 के बाद ये पूरा अवध का जो पार्ट होगा वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है अवध से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।